अभी एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे माउंटेन्स पे जो भीड़ है उसका कारण देश के अगली शहर हैं, जहां से लोग भाग के माउंटेन्स पे जाना चाहते हैं और फिर उनको भी खराब करके चले आते हैं। ये वीडियो उससे आगे की बात है और यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि आखिर हमारे शहर इतने अगली क्यों दिखते हैं। सोच के देखो, कई रंग बिरंगे घर दिखते हैं, कई अगली पोस्टर और बैनर से गलियां पटी पड़ी हैं। बनारस में रोप वे प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वहां से व्यू क्या मिलेगा लोगों को? बिना प्लास्टर की हुई दीवारें या छतों पे रखी काली काली टंकियां। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने देश में बेसिक चीजों को भी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं और डे टू डे लाइफ में हमारे शहर स्ट्रेसफुल और अगली बनते जा रहे हैं। पॉश कॉलोनीज के पढ़े लिखे लोग ऐसे रोड पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। पेड़ों के नाम पर हमारे बाबू पाम ट्रीज लगाए जा रहे हैं। लोग पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस के लिए तरसते रहते हैं। भारत के ज्यादातर बड़े शहरों में एक भी ढंग की पब्लिक लाइब्रेरी तक नहीं है। शहर को ब्यूटीफाई सिर्फ तब किया जाता है जब किसी वर्ल्ड लीडर को आना हो, और तब भी ब्यूटिफिकेशन के नाम पे रंग बिरंगे लाइटें लगा दी जाती हैं। आज की वीडियो में जरा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्यों भारत को अर्जेंटली एक मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स की जरूरत है। आइए देखते हैं। इस वीडियो में आप आगे देखोगे कि सिस्टम कैसे बेसिक चीजों को ठीक करने में भी कई साल लगा देता है। आजकल तो इंस्टाग्राम पे लोग एआई से सिटीज को रीइमेजिन करके सजेस्ट कर रहे हैं कि सिटीज में कैसे छोटे छोटे चेंजेस से उनको एस्थेटिक बनाया जा सकता है। और इस एआई में भी जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है क्लॉड। क्लॉड इतना पावरफुल है कि जॉब करने वाले क्लॉड यूज करने लग जाएं तो अपने मैनेजर को वो आउटपुट देने लगते हैं जो पहले पूरी टीम दिया करती थी। फ्रीलांसर्स जो काम पहले एक हफ्ते में डिलीवर करते थे, अब एक दिन में डिलीवर कर रहे हैं और क्लाइंट्स स्पीड के साथ साथ अच्छी क्वालिटी से भी खुश हैं। अगर आप एक फाउंडर हो तो क्लॉड पूरी टीम का काम अकेले कर सकता है। मतलब कॉस्ट भी कम पड़ेगी, स्पीड भी ज्यादा रहेगी और मार्जिन्स भी बेटर होंगे। इस वीडियो के नीचे जो सोर्स लिंक मैं डाल रहा हूं वो मेरी स्क्रिप्ट को देख के क्लॉड ने खुद जनरेट किया है। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, ये अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए गूगल और अमेज़न जैसी कंपनीज जो ये जानती हैं, इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। इसमें आप पीछे ना रह जाओ, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं आउटस्किल की कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग। इस सैटरडे और संडे को 2 दिन की लाइव वर्कशॉप होगी सिर्फ क्लॉड के लिए, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। ये 16 घंटे की लाइव वर्कशॉप है जो कंप्लीटली हैंड्स ऑन होगी। और सबसे अच्छी बात है, इस वर्कशॉप में 2 अलग अलग ट्रैक्स हैं। पहला टेक प्रोफेशनल्स के लिए और दूसरा नॉन टेक प्रोफेशनल्स के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो भी सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखोगे क्लॉड से घंटों की रिसर्च मिनटों में कैसे कर सकते हैं, बिना एक लाइन ऑफ कोड लिखे टूल्स और डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। आउटस्किल इस ट्रेनिंग को आपके लिए बिल्कुल फ्री में दे रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और साइन अप कर लो। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्ट्रीट्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड और केओटिक हमारी सड़कें ही दिखाई देती हैं। ये वेस्ट दिल्ली का एक पॉपुलर एरिया है। इस मैप को देखोगे तो पता चल जाएगा ये कितना कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी हद से ज्यादा है। हालांकि पूरा अर्बनाइज्ड एरिया है, मेट्रो है, रोड है, लेकिन उन रोड की हालत आप खुद ही देख लो। कदम रखने तक की जगह नहीं है। रोड पे कोई भी कहीं से भी आ रहा है। लेन फॉलो करना तो छोड़ो, द्वारका मोड़ से लेकर उत्तम नगर ईस्ट का जो पूरा स्ट्रेच है, इस पे पैर रखने जगह नहीं होती है। आप देखो कि फुटपाथ तो नॉन एग्जिस्टेंट है। कार पार्किंग ने आधे से ज्यादा रोड को घेरा हुआ है। इसके बाद ई रिक्शा वाले, दुकान वाले और रेडी वालों ने इंक्रोचमेंट अलग कर रखी है। ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, भारत के ऑलमोस्ट सारे छोटे बड़े शहर ऐसे ही दिखाई देते हैं। ये कानपुर की हालत है और ये है चेन्नई। ये देखो, ये दिल्ली का ही मुंडका रेलवे स्टेशन है। यहाँ भी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा है और हालत आप खुद ही देख लो। कुछ लोगों ने एआई की मदद से दिखाया कि अगर बेसिक चीजों को ठीक कर दिया जाए तो ये कितना बेटर दिख सकता है। और एआई ने भी यहाँ कोई हाईटेक सिटी नहीं बना दी है, सिर्फ रोड को थोड़ा फिक्स कर दिया है, प्रॉपर एनक्रोचमेंट फ्री फुटपाथ बना दिए हैं, ड्रेनेज बना दी और थोड़े से पेड़ लगा दिए हैं, और यही रोड कितनी सुंदर लगने लग गई है। मेरा सरकार को यही मैसेज है कि अगर आपके पास इमेजिनेशन की कमी है तो कम से कम एआई यूज करके देख लो कि कैसे सिटीज को फिक्स किया जा सकता है। अब जरा सोचो कि अगर ये बेसिक चीजें हम इंप्लीमेंट कर दें तो हमारे शहर कितने बेटर दिखने लगेंगे। और ये तो चलो ऐसी चीज है जिसके लिए पैसे चाहिए। कुछ तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसमें पैसे भी नहीं लगने और रिजल्ट तुरंत मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूं इन अगली पोस्टर्स और बैनर्स की। अब कोई कहेगा कि भैया आपको दुकान चलानी तो वोट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान से देखो, इनमें से जो मोस्टली पोस्टर और बैनर है वो किसी काम के नहीं है। कोचिंग वाले, इंटरनेट वाले, पॉलिटिकल बैनर्स, ये सब लग तो जाते हैं, लेकिन इनके फटने के बाद भी इन पे धूल जमती रहती है, कोई इनको उतारता नहीं है।
और आपने नोटिस किया होगा कि इनका डिजाइन कई दशकों से बदला नहीं है और ये भद्दे से दिखने वाले बैनर्स हमारे सड़कों की दिन रात शोभा बढ़ाते रहते हैं। अरे आप बैनर लगाने में इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, कम से कम इनको प्रेजेंटेबल बना लो, एस्थेटिक बना लो। मुंबई में तो 120 फीट का एक बिलबोर्ड लोगों के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से 17 लोगों की चली गई और 80 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे और बाद में पता चला कि वो वहां पर इलीगली लगाया गया था। सोचो शहर के बीचों बीच एक 120 फीट का बिलबोर्ड इलीगली कैसे लगा होगा। इन चीजों के अराउंड रूल्स हैं, लेकिन सिस्टम तब तक नहीं जागता है जब तक कोई बड़ी ट्रेजेडी ना हो जाए। और ऐसे जो बड़े बड़े तार के जाले देख रहे हो, इनको भी तो हटाया जा सकता है, क्योंकि इनमें से जो आधे से ज्यादा तार हैं वो किसी काम के नहीं होते। आपने खुद देखा होगा कि कैसे इंटरनेट वाला या केबल वाला आपको कनेक्शन देने के बाद जो रोल है वहीं लटका के चला जाता है। अब ये लटकी हुई तारें देखने में तो गंदी लगती हैं, डेंजरस भी बन जाती हैं। कई जगह पर इन तारों में आग लग जाती है। दिल्ली के सदर मार्केट में जो जुलाई 2025 में आग लगी थी, वो भी इसी वजह से लगी थी। कई जगह तो बाइक वाले इसमें फंस के गिरते रहते हैं। इसके अलावा अगर रोड पे प्रॉपर लेन मार्किंग और साइनेजेस हो तो रोड अपने आप कितनी बेटर लगने लगती है। इसीलिए जब भी कोई बड़ा वर्ल्ड लीडर आता है तो गवर्नमेंट रातों रात वहां की सड़कें पेंट करवा देती है। ये देखो मुंबई में ऐसा किया गया था, G20 जब हुआ तब भी यही किया गया था। ये इथियोपिया की वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं वो कितनी बेसिक तो हैं और इसी की वजह से लोग इसे वर्ल्ड क्लास बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रीट होती तो उसमें सबसे पहले तो फुटपाथ पे खोखे लग जाते और एक एक जो लेन है वो पार्किंग से घेर ली जाती। इसीलिए मुझे लगता है कि करंटली हमारे देश में एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। अपनी गली में आप जाके देख लो, कितने सारे बड़े बड़े रैंप लोग बना के बैठ जाते हैं, आधा रोड उसी से गिर जाता है। कोई गार्डन बना देता है, कोई घर के बाहर फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ा देता है और इसकी वजह से 20-25 फुट की गली भी पतली दिखाई देने लगती है। इसका मेन रीजन है कि बहुत सारी कॉलोनीज पहले कच्ची थी, सीवर नहीं डाले थे, बारिश में पानी भर जाता था और जब सड़क बनती थी तो हर बार वो ऊंची हो जाती थी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घर और ऊंचे ऊंचे बनाने शुरू कर दिए और आगे जो है वो बड़े बड़े इन्होंने रैंप लगा दिए। हालत ये है कि बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज में जहां पर लोग करोड़ों के घर लेके रहते हैं, वो लोग घर के बाहर किसी फुटपाथ पे अपनी लग्जरी गाड़ी खड़ी करके कब्जा कर लेते हैं। ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव गुड़गांव में किसी छोटी मोटी कॉलोनी में नहीं हुई है, बल्कि DLF के सेक्टर्स में हुई है। देख लो ये सो कॉल्ड अमीर पढ़े लिखे लोग जो दूसरों को सिविक सेंस पे लेक्चर देते हैं, वो खुद कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस हैं। अगर लोग ये बड़े बड़े रैंप ना बनाएं और इस तरह की ड्राइव होती रहे तो रोड पर स्पेस और ज्यादा मिलेगा, प्लस जो पतली पतली गलियां हैं वो भी वॉकेबल दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स लेके आने चाहिए ताकि जो सिटीज है उनमें एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे। और स्ट्रिक्ट लॉज लाने से पहले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले बाबू घूस लेके कुछ भी अप्रूव कर देते हैं या इंक्रोचमेंट देख के आंखों पे पर्दा डाल लेते हैं, उनका इलाज सबसे पहले बांधना चाहिए। वैसे हमारे लोग भी कुछ कम नहीं है, अपने घर के फ्रंट फेस पे तो खूब पेंटिंग करा लेते हैं, लेकिन जो साइड वाली वॉल है उस पे प्लास्टर करा के छोड़ देते हैं। कई लोग तो प्लास्टर भी नहीं कराते हैं, ईंटें दिखती रहती हैं। किसी ने पिलर निकाल के छोड़ दिए हैं, किसी ने सरिये छोड़े हुए हैं, किसी ने टेम्परेरी सा स्टोर रूम बना दिया जिसपे प्लास्टर तो छोड़ो, दरवाजे और खिड़कियां भी पुरानी लगी हुई है। अपने घर की छत पे जाके आप नोटिस करना, आपको यही व्यू दिखाई देगा। इसके अलावा चारों तरफ आपको छत पे काली काली टंकियां दिखेंगी, जबकि हमारा देश एक गर्म कंट्री है, ब्लैक कलर ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करता है और उस वजह से हमें अपनी पानी की टंकियों को शेड में रखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि छत तक पहुंचते पहुंचते लोगों का बजट खत्म हो जाता है, या फिर वो ये सोचते हैं कि अरे छत को भी एस्थेटिक बनाने की क्या जरूरत है। और यही रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो एरियल व्यू है वो कभी भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। हमारे यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी खराब है कि दीवारों पे पेंट तक नहीं टिकता है, पपड़ियां झड़ती रहती हैं। ये देखो 88 करोड़ के फ्लैट की ये हालत है। देयर इज अ रीजन जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, क्योंकि ओल्ड जयपुर पूरा पिंक कलर में पेंटेड था, जो दिखने में काफी प्लीजिंग लगता था। ऐसे ही जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है और इसकी वजह से इसको एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी मिलती है, वरना तो लोग पूरे जयपुर को इस तरह से रंग बेरंगा बना देते हैं। और हमारे बाबू लोग तो इतने ज्यादा जमीन से जुड़े हुए हैं कि सरकारी बिल्डिंग्स को ही डिस्को लाइट का अड्डा बना देते हैं। ये प्रवीण गुड़गांव नाम के क्रिएटर हैं, इन्होंने देखो सोसाइटी के गेट्स पे कितनी बढ़िया ऑब्जर्वेशन करी है। ठेके और शोशेबाजी के शहर गुड़गांव में इस सोसाइटी का नाम साउथ एंड एलीट रखा है, पर गेट तिहाड़ सेंट्रल वाला। ये तो पूरा देश जानना चाहता है कि RWA और आटा एसी के ब्रांड्स का रिश्ता क्या कहलाता है। कितने बढ़िया आइडियाज हैं। और अभी तक इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो इन सब पर प्रभ ने अलग अलग बहुत सारी रील्स में बहुत अच्छे से कवरेज करी है। आपको इनका पेज जरूर फॉलो करना चाहिए। भारत में पब्लिक स्पेसेस की हालत क्या है हम सबको पता है। संडे को किसी भी अपने आसपास के पार्क में जाके देखना, आपको पता चलेगा लोग पार्क्स के लिए कितना तरसते हैं। संडे को एक लोकल पार्क में इतनी भीड़ इसलिए होती है क्योंकि लोगों को चाहिए ग्रीनरी, शांति, सुकून और खुला मैदान।
जहां बच्चे खेल सकें, लोग चैन से बैठ सकें, जॉगिंग कर सकें। कई पार्क्स में तो संडे को रिश्ते फिक्स कराए जाते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे से मिलवाए जाते हैं। लेकिन संडे को ऐसे पार्क्स में पैर रखने तक की जगह नहीं होती क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है। यानी लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस हफ्ते में एक दिन नसीब होता है, इसलिए सब उस पर टूट पड़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर नागरिक के लिए कम से कम 9 स्क्वायर मीटर का ग्रीन स्पेस होना चाहिए। मुंबई में ये 19 स्क्वायर मीटर है और दिल्ली में 20 है। अब आपको लग रहा होगा मिनिमम से कितना ज्यादा है, तो एक बार ग्लोबली कंपेयर करके देखो। लंदन में ये 52 स्क्वायर मीटर है और टोक्यो जैसे शहर में जहां पर डेंसिटी इतनी ज्यादा है वहां पर भी 35 स्क्वायर मीटर है। यहां हमारे बाबू पेड़ लगाते भी हैं तो हर जगह पाम ट्री लगा देते हैं जो ना शेड दे पाते हैं और ना देखने में अच्छे लगते हैं। अब ये डिफरेंस समझने वाली बात है। यूरोप में किसी भी शहर के सेंटर में एक पब्लिक स्क्वायर होता है जिन्हें टाउन स्क्वायर बोला जाता है। ये सिर्फ खाली जगह नहीं होती, ये सेंचुरी से शहर का हार्ट है। यहाँ पर लोग बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, स्ट्रीट परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं, बुजुर्ग लोग बैठ के चेस खेलते हैं और आप कुछ नहीं भी करना चाहो बस बैठ के दुनिया देख सकते हो बिना एक भी रुपया खर्च किए। और ये उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। स्क्वायर के चारों तरफ आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट दिखेंगे, लाइब्रेरी दिखेगी, म्यूजियम वगैरह दिखेंगे। हमारे सिटीज में इसके इक्विवेलेंट में आपको क्या दिखता है? कैनॉट प्लेस का शायद इनर सर्कल, मरीन ड्राइव, इंडिया गेट। लेकिन इनमें से भी ज्यादातर या तो रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं अब या फिर कमर्शियल हो गए और रश आवर में ट्रैफिक इनको भी निकल जाता है। हम पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते हैं। हमारे लिए पब्लिक स्पेस का मतलब है रिलीजियस प्लेसेस या फिर कोई कमर्शियल मार्केट। शांति से बैठने के लिए ओपन ग्रीन स्पेस की वैल्यू हमें कभी समझ में नहीं आई। आपके शहर में कितनी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं? मुझे लगता है शायद एक भी नहीं होगी, और होगी भी तो छोटे छोटे स्टडी सेंटर होंगे जिसमें क्यूबिकल बने होते हैं जहां पर सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं। अब ये बिल्डिंग देखो या फिर ये देख लो, ये किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस की बिल्डिंग जैसी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये डेनमार्क की 2 सबसे फेमस लाइब्रेरीज हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने भारत में एक भी इस स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी बनाई हुई है। आप देखो जितने पॉजिटिव पीआर बिहार को इस म्यूजियम के बाद से मिला है शायद कभी किसी और प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिल पाई होगी। और आज इस म्यूजियम को देखने पूरे भारत से लोग जा रहे हैं। इनफैक्ट बिहार में जो ये क्लॉक टावर बना था इनिशियली, जिसकी वजह से बहुत ट्रोलिंग हुई थी, अभी आप जाके देखो ऐसा दिखता है। मुझे ऐसा लगता है उस चौराहे का तो एस्थेटिक डेफिनेटली इस टावर की वजह से इंप्रूव हुआ है। और ये सब तो बड़े बेसिक चीजों की बात हो रही है। भारत में तो हर एक चीज को लिटरली इंप्रूव किया जा सकता है। आप सोच के देखो हमारे यहाँ की जो मार्केट्स हैं वो इतनी केओटिक क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि किसी भी चीज का कोई सिस्टम नहीं होता है। गाड़ी, बाइक, टेम्पो, रिक्शा, पैदल सब लोग एक साथ घुसे रहते हैं। अब इमेजिन करो कि हम सारी मार्केट्स में पेडेस्ट्रियन ओनली बना दें और हर मार्केट के बाहर एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बना दी जाए जैसे मॉल्स में होती है, तो बाजारों से कितनी भीड़ कम की जा सकती है, जिनसे लोगों का शॉपिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होगा और मार्केट में वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो शायद ज्यादा पैसे भी स्पेंड करेंगे। एक टाइम था जब हम लोग भी एस्थेटिक चीजों पे फोकस करते थे। आप पुराने टाइम की कोई भी बिल्डिंग देखो वो सारी इसकी गवाह है। अब वैसे तो पूरी दुनिया ने मिनिमलिज्म को अपना लिया है और जो प्रैक्टिकलिटी उस पर ज्यादा फोकस हो गया तो एस्थेटिक चीजें बनना बंद हो गई। लेकिन अपनी सिटीज कुछ ज्यादा ही अगली बन गई हैं। ना हम पूरी तरह से वेस्टर्न हो पाए हैं और ना ही अपनी रूट से जुड़ पाए हैं, तो हम बीच में कहीं अटक के रह गए हैं। ये फोटो देखो और गेस करो ये कौन सी जगह है। शायद आप में से मोस्टली लोग सोच रहे होंगे कोई म्यूजियम है, बट एक्चुअल में ये मॉस्को का एक मेट्रो स्टेशन है और यही डिजाइन इसे इतना आइकॉनिक और बाकी दुनिया के मेट्रो से अलग बनाता है। और इनके जो ज्यादातर मेट्रो स्टेशन है वो इतने ही सुंदर है, मैं जाके खुद देख के आया हूं। हमारे मेट्रो स्टेशन दिल्ली में साफ सुथरे तो लगते हैं, फंक्शनल भी हैं, लेकिन एस्थेटिक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सिटीज इसलिए भी अगली दिखाई देती हैं क्योंकि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। शहर के आधे रोड 12 महीने खुदे पड़े रहते हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भैया तुम्हें डेवलपमेंट भी चाहिए और कंस्ट्रक्शन भी ना हो। ऐसे कीबोर्ड वॉरियर से मैं कह रहा हूं भैया थांबा, एक बार मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। देखो कंस्ट्रक्शन कोई भी प्लान्ड वे में किया जा सकता है। अगर एक रोड खुदा है तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो ऑल्टरनेटिव रूट है वो कम से कम ना खुदा हो। लोगों को गड्ढे के किनारे से बच बच के बाइक कम से कम ना निकालनी पड़े। अगर रोड साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो साइड प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि कोई गड्ढे में गिरा, उसकी जान चली गई। घर बनाते हुए भी ग्रीन कवर को कम से कम यूज करना बहुत जरूरी है ताकि डस्ट ना उड़े। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ हैफेजर्ड वे में होता है, इसीलिए जो ज्यादातर सिटीज हैं उसमें लोग कंस्ट्रक्शन से अब तंग आ चुके हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट कहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भारत की सिटीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरती जा रही है क्योंकि एजेंसीज आपस में बात नहीं करती हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती और हर सिटी में सेम प्लानिंग का मॉडल चिपका दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिटीज को एस्थेटिक बनाना इम्पॉसिबल है। चंडीगढ़ देख लो, ले कॉर्बुजियर ने डिजाइन किया था। वहां सीधी सीधी सड़कें हैं, चौड़े फुटपाथ हैं, सारे सेक्टर्स वेल प्लान्ड हैं, पेड़ लगे हुए हैं क्योंकि वो एक प्लान्ड सिटी है। सेम लेटेंस दिल्ली में भी है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं,
ग्रीन कवर्स हैं, लेआउट बड़ा ऑर्गेनाइज सा दिखता है। अब हर सिटी को हम प्लान्ड सिटी नहीं बना सकते, लेकिन ये करने के लिए कम से कम मेयर्स के पास जो पावर्स हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया था और उसका वादा था कि सिटीज के जो 18 की फंक्शंस हैं अर्बन लोकल बॉडीज को दिए जाएंगे। प्लानिंग से लेकर पब्लिक हेल्थ, पार्क्स, फायर सर्विस, ये सब इसमें शामिल होंगे। 30 साल बाद कैग ने रिपोर्ट दी है कि कंप्लायंस अभी भी काफी वीक है। मेयर एक सेरेमोनियल पोस्ट है, रियल पावर म्युनिसिपल कमिश्नर के पास रहती है जो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। अभी आप न्यूयॉर्क में देखो, वहां पे भी मेयर है, उनके तो इलेक्शन पूरी दुनिया में इतने पॉपुलर होते हैं। लंदन का जो मेयर है उसका भी नाम सब जानते हैं। सियोल में भी एक मेयर है। इनके पास पॉलिसी से लेकर बजट तक और उसको इंप्लीमेंट करने की पावर तक है, इसीलिए वहां के लोग उनसे अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं। यहाँ पे तो आप मेयर को ब्लेम करने जाओगे, वो म्युनिसिपल कमिश्नर को ब्लेम कर देगा, वो जाके स्टेट गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल देगा और स्टेट गवर्नमेंट बोल देगी कि भैया सेंटर से फंडिंग नहीं आ रही है। तो सोल्यूशन से ज्यादा यहाँ पे एक ब्लेम गेम की साइकिल चलती रहती है। अगर आपका शहर सुंदर दिखे तो सिर्फ इससे टूरिज्म नहीं बढ़ता है, एक सुंदर शहर में रहने वाले लोगों में भी एक प्राइड आता है। लोगों की हेल्थ बेटर होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और क्राइम भी कम होता है। अरे हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को आप देख लो, फिर चाहे वो बड़े बड़े पैलेसेस हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली सिटी प्लानिंग की डिटेल, हम ये सब कुछ पहले कर चुके हैं और एक बार फिर से उसको याद करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं इस वीडियो में डिमांड करता हूं MBAA, मेक भारत एस्थेटिक अगेन। बाकी आउटस्किल की क्लाउड वाली वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और रजिस्टर कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।